नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 13 जून 2023 आपकी अपनी फूल पत्ती वाली क्लास में। दोस्तों हम डिस्कस करेंगे रोज़ की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो भी आप ज़रूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सक्रिय हुआ ज्वालामुखी माउंट मियोन कहाँ स्थित है। हाल ही में माउंट मियोन है ये सक्रिय हुआ है, जो कि फिलीपींस देश में स्थित है। लास्ट टाइम है ये 2018 में सक्रिय हुआ था। इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो 2464 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि माउंट मेयोन ज्वालामुखी है ये फिलीपींस देश में स्थित है और हाल ही में ये ज्वालामुखी है, इसमें विस्फोट हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि बात करें तो विश्व के जो 2/3 ज्वालामुखी है वो परिप्रशांत मेखला है उसमें आते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन से जुड़े लल्लनटॉप देखेंगे जो कि विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी है। तो ये देखेंगे पोपोकाटपेटल ज्वालामुखी है, ये मेक्सिको देश में स्थित है। स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के रूप में हम जानते हैं, ये आप सभी को पता है। बैरन द्वीप है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपेक्सी ज्वालामुखी है जो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है और ये इक्वाडोर में स्थित है। माउंट मेरापी और सिनाबुंग है ये इंडोनेशिया में आने वाली ज्वालामुखी है। विश्व ज्वालामुखी है ये इटली देश में आती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीएनएसटॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ जाकर आप ये पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हो, इसका कोई चार्जेस नहीं है। तो ये पीडीएफ आप ज़रूर से देखें। और दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में जो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है ये 12 जून को सेलिब्रेट किया गया है। शुरुआत इसकी 2002 से होती है, मतलब 2002 में फर्स्ट टाइम इसको सेलिब्रेट किया गया था, और हाल ही में जो 2023 में सेलिब्रेट किया गया है ये 21वें क्रम का सेलिब्रेट किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस वर्ष जो इसकी थीम है वो सार्वभौमिक सामाजिक न्याय है। तो इस वर्ष इसकी थीम रहने वाली है और इसका प्रमुख उद्देश्य है जो बाल श्रम का अंत करना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि बात करें तो विश्व में 21.80 करोड़ बाल श्रमिक अभी भी विश्व में मौजूद है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 21.80 करोड़ बाल श्रमिक है जो विश्व में अभी भी मौजूद है। यदि बात करें विश्व बाल श्रम निषेध जो भारतीय जो मूल अधिकार जो 6 अधिकार है उनमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 आर्टिकल आते हैं 23 और 24। तो 23 में जो बाल श्रम निषेध है उसके बारे में कहा गया है। तो आर्टिकल 23 का संबंध है जो बाल श्रम निषेध से है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे जो कि जून माह के महत्वपूर्ण दिवस है। विश्व दुग्ध दिवस है, ये प्रत्येक साल 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस है ये 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको ये ध्यान होगा कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है इस बार इसका जो होस्ट कंट्री है वो कौन सी है। तो कोटे डी आइवर है जो इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की होस्ट कंट्री है और इसकी सहायता है जो नीदरलैंड देश कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। विश्व समुद्री दिवस है जो प्रत्येक साल 8 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस है ये 14 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस है ये 17 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व योग दिवस है जो कि 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। और विश्व ओलंपिक दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है, ये प्रत्येक साल 23 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जून माह के इम्पोर्टेंट दिवस है जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8वें महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है। तो हाल ही में जो 8वां महिला जूनियर हॉकी एशिया कप हुआ है इसकी विजेता टीम है वो भारत इसकी विजेता बनी है। तो भारत इसकी विजेता बनी है। तो भारत है जो पहली बार है जो महिला जूनियर हॉकी एशिया कप है भारत के द्वारा जीता गया है। भारत ने फाइनल में जो साउथ कोरिया टीम है उसको हराया था। जो साउथ कोरिया टीम है इसने 4 बार इस टूर्नामेंट को जीता है। इसके आयोजन के बारे में बात करें तो जापान में इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है
और हाल ही में ये 8वें क्रम का आयोजन हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और साउथ कोरिया है जो 8 में से 4 बार इसकी पहले ही विजेता बन चुकी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत ने साउथ कोरिया है उसको फाइनल में 2-1 से हराया है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ लर्निंग टॉप देखते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है जो कि तीसरे क्रम के थे, ये उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए हैं। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम है, ये मध्य प्रदेश में आयोजित हुए हैं और इसमें सर्वाधिक जो पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है वो महाराष्ट्र रहा है। WPL 2023 का जो कि पहला संस्करण था, इसकी विजेता टीम के बारे में बात करें तो मुंबई इंडियंस है जो इसकी विजेता रही है। फाइनल में दिल्ली कैपिटल टीम है उसको हराया जाता है। और यदि WPL की सबसे महंगे खिलाड़ी के बारे में बात करें तो WPL की सबसे महंगा खिलाड़ी है वो स्मृति मंदाना है और RCB टीम के द्वारा उसको खरीदा गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओलंपिक 2024 का आयोजन है ये कहाँ होने वाला है, तो ओलंपिक 2024 का आयोजन है ये पेरिस फ्रांस में होने वाला है जो कि 33वें क्रम का होगा। जबकि 32वें क्रम का जो आयोजन है वो कहाँ पे हुआ था, तो 2020 में टोक्यो जापान में 32वें क्रम के ओलंपिक का आयोजन हुआ था, तो ये आपको सभी को पता है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 है जो कि विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हैं और 2022 का आयोजन है ये बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। IPL 2023 के बारे में बात करें तो इसका ये 16वां संस्करण खेला गया था और इसकी विजेता टीम है जो चेन्नई सुपर किंग है जो इसकी विजेता रहती है। फाइनल में गुजरात जो टाइटंस टीम है उसको गुजरात को इसमें फाइनल में हराया जाता है। चेन्नई सुपर किंग का कप्तान है जो महेंद्र सिंह धोनी, जबकि गुजरात टाइटंस के जो कप्तान था वो हार्दिक पांड्या था, तो ये आप सभी को पता है। IPL 2023 में यदि पर्पल कैप के बारे में बात करें तो पर्पल कैप तो मोहम्मद शमी को मिली थी जिनके द्वारा 28 विकेट लिए गए थे। ऑरेंज कैप है जो शुभमन गिल को प्राप्त हुई थी जिनके द्वारा IPL में सर्वाधिक रन 690 रन बनाए गए, तो ये अभी आपको ध्यान रखना है। और IPL 2023 का सबसे महंगे खिलाड़ी के बारे में बात करें तो सैम करन है जिनको पंजाब किंग्स के द्वारा खरीदा गया था, तो 18.5 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स के द्वारा सैम करन को खरीदा गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और फेयर प्ले अवार्ड है वो कौन सी टीम को मिलता है, तो फेयर प्ले अवार्ड है जो कि दिल्ली कैपिटल टीम को 2023 का मिलता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और WPL और IPL दोनों का ही जो स्पॉन्सर है वो टाटा है, टाटा के इस वर्ष दोनों का ही स्पॉन्सर था, तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के कारी इसाद आम को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है, तो कारी इसाद जो आम है ये कर्नाटका में स्थित है। कर्नाटका में जो अंकोला तालुका है इसमें GI जो इसके कारी इसाद आम है ये अंकोला तालुका है इससे ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। GI टैग के बारे में बात करें तो ये 1999 का अधिनियम है और 10 साल के लिए GI टैग है जो प्रदान किए जाते हैं। वाणिज्य मंत्रालय के अधीन है जो GI टैग प्रदान किए जाते हैं। यदि वाणिज्य मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री के बारे में बात करें तो पीयूष गोयल जी है जो वाणिज्य मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और फर्स्ट जो GI टैग है वो दार्जिलिंग की चाय को दिया जाता है। साल 2004 में दार्जिलिंग चाय को पहला GI टैग प्रदान किया गया था, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप देखेंगे, कांगड़ा जो आम है वो बनारस उत्तर प्रदेश का फेमस है, इसको भी GI टैग प्रदान किया हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बसोली पेंटिंग है ये जम्मू कश्मीर की है, इसको GI टैग प्रदान किया गया है। कांगड़ा चाय है ये हिमाचल प्रदेश की है जिसे यूरोपियन द्वारा GI टैग प्रदान किया गया था। मिर्ज़ा चावल है इसको GI टैग प्रदान है, ये बिहार का है और इनके अलावा बिहार में मगही पान, शाही लीची और मिथिले मखाना है, इनको भी GI टैग प्रदान किया गया है। कुंभम अंगूर है इसको GI टैग प्रदान किया गया है, तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। बनारसी पान है इसको GI टैग प्रदान किया गया है और ये बनारस उत्तर प्रदेश का है, तो ये सभी GI टैग आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है, तो मणिपुर में जो हिंसा जारी है उसमें शांति समिति का गठन किया है और उस शांति समिति की जो अध्यक्ष होगी वो अनसुईया उइके है जो कि मणिपुर के राज्यपाल है, तो शांति समिति की अध्यक्ष रहने वाली है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो मणिपुर में हिंसा हुई थी उसमें जांच समिति का अध्यक्ष है वह अजय लांबा को बनाया गया है जो कि सुप्रीम कोर्ट में पूर्व न्यायाधीश पद पर रह चुके हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और मणिपुर राज्य के बारे में बात करें तो मणिपुर है जो 1972 में असम से अलग होकर पूर्ण राज्य का दर्जा इनको प्राप्त हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात यह है कि शांति समिति का जो अध्यक्ष है
वो तो अनसुईया उइके है जो कि मणिपुर की राज्यपाल है, जबकि जो मणिपुर में हिंसा हुई थी उसकी जांच के लिए जो समिति का गठन किया गया था उसका अध्यक्ष है जो अजय लांबा जी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दोनों ही अलग अलग है, एक शांति समिति है और एक जांच समिति है, दोनों में माइनर सा फर्क है, तो ये दोनों को आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। काबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है ये मणिपुर में स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लोकटक झील है ये भी मणिपुर में स्थित है। असम का नया राज्यपाल है जो गुलाब चंद कटारिया को बनाया गया है, ये राजस्थान मूल के हैं। इनर लाइन परमिट है ये क्या होता है, तो ये इसको देखेंगे। इनर लाइन परमिट है ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो उत्तरोत्तर मतलब पूर्वोत्तर भारत है उसके जो 4 राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन चारों में ही जो एंट्री के लिए पास दिया जाता है उसे हम इनर लाइन परमिट के नाम से जानते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में मणिपुर के मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो बीरेन सिंह है जो वर्तमान में मणिपुर के मुख्यमंत्री है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है, तो न्यूट्री गार्डन जो प्रोजेक्ट है इसका संबंध है जो लक्षद्वीप से है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो लक्षद्वीप के 1000 परिवार है उनमें जो घर के पीछे या घरों की छत पर सब्जी उत्पादन का टारगेट इस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य है जो लक्षद्वीप है उसको फल और सब्जी में आत्मनिर्भर बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट है ये लक्षद्वीप में प्रारंभ किया गया है और प्रमुख उद्देश्य फल और सब्जी में लक्षद्वीप को आत्मनिर्भर बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। 8 डिग्री चैनल है ये मालदीव और मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जबकि 9 डिग्री चैनल है जो मिनिकॉय द्वीप और कवरत्ती है जो कि लक्षद्वीप की राजधानी है, इन दोनों को अलग करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 10 डिग्री चैनल है ये उत्तरी अंडमान को जो दक्षिणी अंडमान है मतलब निकोबार से अलग करता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओलेरी कल्चर है ये सब्जी उत्पादन से संबंधित है। सेंट्रल पीक है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसकी सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात करें तो वो सेंट्रल पीक के नाम से हम जानते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारतीय नौसेना ने CBG ऑपरेशन शक्ति और सुरक्षा का आयोजन कहाँ किया है, तो हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा CBG ऑपरेशन के तहत शक्ति और सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया है। ये अरब सागर में इसका आयोजन किया गया है। इस आयोजन के पीछे प्रमुख उद्देश्य है वो हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करना इस ऑपरेशन का प्रमुख उद्देश्य है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और INS विक्रांत के बारे में बात करें तो INS विक्रांत है जो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास देखेंगे। सिलिनेक्स 2023 है जो भारत और श्रीलंका के मध्य में होने वाला युद्ध अभ्यास है। इसके अलावा भारत और श्रीलंका के मध्य में मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास आयोजित होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। शून्य मैत्री अभ्यास है ये भारत और जापान के मध्य में होता है। फ्रिंजेक्स है जो भारत और फ्रांस के मध्य में आयोजित होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोकण 2023 का आयोजन है ये भारत और UK के मध्य में होता है। कोप इंडिया के बारे में बात करें तो कोप इंडिया है जो भारत और USA के मध्य में होता है। इसके अलावा तर्कस है जो भारत और USA के मध्य में ही तर्कस का आयोजन भी होता है। डस्टलिक है ये भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होने वाला युद्ध अभ्यास है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि सूर्यकिरण के बारे में बात करें तो सूर्यकिरण है जो भारत और नेपाल के मध्य में होने वाला युद्ध अभ्यास है, तो ये सारे महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास आपको ध्यान रखना है। परीक्षाओं में इनसे संबंधित एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का CEO नियुक्त किया गया है। ये CEO है ये अमित अग्रवाल को नियुक्त किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि UIDAI के बारे में बात करें तो ये 2016 में आधार एक्ट के तहत इसका गठन किया गया था और ये है जो इलेक्ट्रॉनिक और जो सूचना मंत्रालय है इसका अधीन कार्य करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका CEO है जो हाल ही में अमित अग्रवाल को बनाया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। LIC के वर्तमान में अध्यक्ष है जो सिद्धार्थ मोहंती जी है जो वर्तमान में LIC के अध्यक्ष है। परमाणु ऊर्जा आयोग के हाल ही में अध्यक्ष है वे AK मोहंती जी को बनाया गया है। और USA राष्ट्रपति की जो घरेलू नीति सलाहकार है हाल ही में जो नीरा टंडन है उन्हें घरेलू नीति सलाहकार के रूप में
नियुक्त किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सीबीआई के वर्तमान में निदेशक है वो प्रवीण सूद है। सुबोध कुमार जायसवाल का स्थान है ये प्रवीण सूद के द्वारा लिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष के बारे में बात करें तो डॉक्टर मनोज सोनी जी है जो यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा प्रारंभ किया गया ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम कौन सा है? तो हाल ही में जो जहाजरानी मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल जी, इनके द्वारा ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है ये प्रारंभ किया गया है। वो ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है वो सागर समृद्धि के नाम से प्रारंभ किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ड्रेजिंग के मतलब हम समझते हैं, ड्रेजिंग है जो कि मतलब समुद्र का तटीय क्षेत्र होता है उसमें जो वेस्ट होता है उसको निकालने की प्रक्रिया है वो ड्रेजिंग कहलाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है वो सागर समृद्धि के नाम से जहाजरानी मंत्री जो कि सर्बानंद सोनोवाल जी है इनके द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। प्रहरी ऐप है, इनको हाल ही में बीएसएफ के द्वारा प्रहरी ऐप है लॉन्च किया गया था। अमर सरकार पोर्टल का संबंध है ये त्रिपुरा राज्य से है। मेघदूत ऐप है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। आपको जल मंत्रालय ध्यान नहीं रखना है कि जलदूत ऐप है तो जल मंत्रालय होगा, नहीं, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ई समाधान पोर्टल का संबंध है जो यूजीसी से है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा ई समाधान पोर्टल है प्रारंभ किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। निदान पोर्टल का संबंध है जो मादक और नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए निदान पोर्टल प्रारंभ किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। किसान मोबाइल ऐप है ये आईआईटी रुड़की के द्वारा प्रारंभ किया गया था। सीएम द हेसी पोर्टल है ये मणिपुर राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ई अमृत ऐप है ये नीति आयोग के द्वारा हाल ही में प्रारंभ किया गया है, तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। दोस्तों तो आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। अंतिम क्वेश्चन है जो कि फ्रेंच ओपन से संबंधित है। आपकी परीक्षाओं में फ्रेंच ओपन या फिर जितने भी ग्रैंड स्लैम है, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, इनसे संबंधित एक न एक क्वेश्चन से ज़रूर आता है। ये क्वेश्चन आप बहुत बारीकी से देखें। तो क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में जो फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट हुआ है इसमें पुरुष एकल वर्ग का खिताब है ये नोवाक जोकोविक के द्वारा जीता गया है जो कि सर्बिया देश के रहने वाले हैं। और फाइनल में इनके द्वारा जो कैस्पर रूड है उनको फाइनल में हराया जाता है। तो उपविजेता है जो फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल वर्ग में कैस्पर रूड है जो उपविजेता बनता है, जबकि विजेता है जो नोवाक जोकोविच इसमें विजेता बनता है। तो इस तरह नोवाक जोकोविच के द्वारा टोटल 23 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीत लिया गया है और इनके द्वारा राफेल नडाल का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जबकि महिला एकल वर्ग का जो खिताब है ये ईगा स्टेवेक के द्वारा जीता गया है जो कि पोलैंड देश की रहने वाली है। और उपविजेता के बारे में बात करें तो महिला एकल वर्ग में उपविजेता है जो कैरोलिना है जो इसमें उपविजेता रहती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पुरुष एकल वर्ग का खिताब नोवाक जोकोविच, जबकि महिला एकल वर्ग का खिताब है जो ईगा स्टेवेक के द्वारा जीता गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले है जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो मेल कैटेगरी है उसमें नोवाक जोकोविच जीतता है, जबकि जो महिला कैटेगरी है ऑस्ट्रेलियन ओपन की उसमें आर्यन सबालेंका जो कि बेलारूस की है, इनके द्वारा है जो महिला एकल वर्ग जीता गया था ऑस्ट्रेलियन ओपन का, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में युगल वर्ग का बारे में बात करें तो युगल वर्ग इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है कि इस युगल वर्ग में जो भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा है इनके द्वारा संन्यास की घोषणा की जाती है और इनका जो जोड़ीदार था वो रोहन बोपन्ना था। तो ये है जो फाइनल में हारते हैं। और फाइनल जो मुकाबला है मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन का युगल वर्ग में जो फाइनल है वो राफेल और स्टेफनी है, इनके द्वारा है जो युगल वर्ग का खिताब जीता जाता है। और उपविजेता है इसमें सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना इसमें उपविजेता रहता है। तो इसके बाद भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा है के द्वारा संन्यास की घोषणा कर दी गई थी। तो ये सानिया मिर्जा का ऑस्ट्रेलियन ओपन जो युगल वर्ग है ये अंतिम टूर्नामेंट था, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में युगल वर्ग का खिताब है जो किसके द्वारा जीता गया था और उपविजेता कौन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सभी को आपको पता होगा कि जो ग्रैंड स्लैम है वो 4 टूर्नामेंट होते हैं जो कि साल में 4 ग्रैंड स्लैम का आयोजन होता है। तो 2 इस वर्ष हो चुके हैं, मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन हो चुके हैं, 2 होने बाकी है, विलम्बडन और जो अमेरिकन ओपन है जो 2 होने बाकी है, मतलब यूएस ओपन होना बाकी है। तो वो भी आपको ध्यान रखने होंगे जब कभी भी पढ़ाए जाएंगे।
तो दोस्तों ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सभी 10 क्वेश्चंस की PDF है जो कि हमने पहले भी बताया था, हमारे टेलीग्राम चैनल जेन स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर आपको ये PDF है बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी, तो वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।